प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत कालीन गुलाम वंश और उसके शासक और उनकी उपलब्धियाँ। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की वो 1206 ईस्वी में, और उसने गौरी द्वारा विजित स्थापित क्षेत्र थे उनका वो प्रतिनिधि बन गया और लाहौर में उसने सल्तनत का शासन संभाला। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया और लाहौर से ही उसने दिल्ली सल्तनत का शासन चलाया। शायद उसको ये बहता कि जो मोहम्मद गौरी के और जो दास थे, प्रिय जो सामंत थे या यूँ कहीं अमीर थे, उनके विरोध की वजह से वो दिल्ली नहीं आया और 1206 में लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। ऐबक की अपन उपलब्धियों की बात करते हैं तो ऐबक की जो विजय की बात करते हैं तो उसने गद्दी पर बैठने के बाद कोई विशेष युद्धों के संदर्भ में, आक्रमणों के संदर्भ में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। वो दानी शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ में सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की। फिर मोहम्मद गौरी के भतीजे और गौर के शासक गयासुद्दीन ने 1208 ईस्वी में जब उसको यानी ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया, दासता मुक्ति का जो प्रमाण पत्र दिया, उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह नामक जो बालक था, अल्पवयस्क था, कुछ अमीरों ने उसे ऐबक का पुत्र होने का दावा किया है, माना है। जो भी हो, आराम शाह इस पद के लिए योग्य नहीं था। मोहम्मद गौरी के दूसरे प्रियदास योग्य इल्तुतमिश ने आराम शाह की सत्ता को चुनौती दी और दिल्ली के नज़दीक आराम शाह को पराजित करके मार डाला और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंश को, या यूँ कहें कि उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए शासक जिसके विशेष उपलब्धियां हैं राजनीति में, प्रशासन में, या यूँ कहें कि जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही सल्तनत का संस्थापक था, स्थापना को श्रेय है, लेकिन जो वास्तव में दिल्ली सल्तनत को जो मजबूती दी, जो सुदृढ़ आधार प्रदान किया, जो विजय प्राप्त की, या यूँ कहें कि उससे भी बड़ी बात है प्रशासनिक कुशलता दिखाई,
और प्रशासनिक जो सुदृढ़ व्यवस्था उसने लागू की अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, वो दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के साथ ही दिल्ली के नज़दीक जो डकैत, लुटेरे आतंक मचाते थे उनका सफाया कर दिया। उनके विद्रोह को, उनके लूटपाट को काफ़ी कुछ हद तक वो नियंत्रण में करने में सफल रहा। ऐबक ने इल्तुतमिश ने गौरी के जो दो अन्य दास थे जो गौरी के प्रिय थे, ऐबक के समान नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज, उन दोनों से भी उसको निपटना था इल्तुतमिश को। तो जैसे यल्दौज पंजाब का शासक था, यल्दौज सिंध का शासक था, इनसे भी उसको निपटना था। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से और धैर्य से इन दोनों का मुकाबला किया और 1217 ईस्वी तक उसने अपने दोनों चिर प्रतिद्वंदी यल्दौज का पहले और कुबाचा का सिंधु नदी में जैसे डूबने से उसकी मौत हुई थी, दोनों विरोधियों को समाप्त करने में वो सफल रहा। इल्तुतमिश की एक बड़ी बात, या यूँ कहें कि दूरदर्शिता की वजह से उसने दिल्ली सल्तनत पर होने वाले संभावित मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की, क्योंकि जलालुद्दीन मांगबरनी भागता हुआ भारत की तरफ आया तो चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां ने उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ गया और उसने इल्तुतमिश को कहा कि वो जलालुद्दीन मांगबरनी को सहायता नहीं दे, संरक्षण नहीं दे। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से जलालुद्दीन मांगबरनी को सहायता, संरक्षण, सहयोग देने से इनकार कर दिया और यूँ कहें कि उसने भारत की जलवायु को उसके विपरीत अनुकूल न बताते हुए वापस लौटने के लिए कहा। जलालुद्दीन मांगबरनी चला गया तो चंगेज खां भी सिंधु नदी से वापस लौट गया। तो उसने अपनी दूरदर्शिता से दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के लिए इक्ता प्रथा की स्थापना की। इक्ता यानी एक क्षेत्रीय भूभाग, एक क्षेत्रीय भूभाग, ये भूभाग को इंगित करता है। इक्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये भौगोलिक भूभाग को इक्ता नाम दिया। ये सीधी सी भाषा में बात करें सरल में, इक्ता अर्थात प्रांत। पहले सल्तनत में प्रांतीय जो शासन प्रणाली या प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही इक्ताओं की स्थापना की थी। दूसरा, इल्तुतमिश ने जो सबसे महत्वपूर्ण उसका माना जाता है वो सुधार है, उपलब्धि है मुद्रा को लेकर। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत के लिए स्थायी मुद्रा की स्थापना की। उसने चांदी का रुपया, इसको टंका कहा जाता था, और तांबे का जीतल चलाया। जो बाद की आने वाली टंका और जीतल, ये बाद की
सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार बनी। इल्तुतमिश ने, क्योंकि एक नवस्थापित सल्तनत के लिए और उसके शासक के लिए ऐसे विश्वास पात्र, सहयोगी और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता स्वाभाविक है, जो उसके लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए, सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। ऐसे ही सहयोगियों के लिए इल्तुतमिश ने अपने प्रमुख विश्वास पात्र व्यक्तियों का एक दल बनाया, जो तुर्कान या चेहलगामी के नाम से जाना जाता है, यानी 40 गुलामों का दल। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम बार सल्तनत काल में सबसे पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अपने राज्य और पद की मान्यता के लिए आवेदन किया और सर्वप्रथम खलीफा ने उसको अपना सहायक घोषित किया। इल्तुतमिश ने जो इसके अलावा सैन्य व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय सेना की व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने की, प्रांतीय सेना की, उनके अनुशासन की, उनके प्रशिक्षण की, स्थायी सेना रखने की, नगद वेतन देने की, एकता प्रथा, स्थायी मुद्रा, चंगेज खां से दिल्ली की रक्षा, ये उसका बड़ा योगदान और उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए इसके अलावा उसने एक अंतिम कार्य ये और किया कि उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसको अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं था, उनकी योग्यता पर यकीन नहीं था। इसलिए वो अपनी योग्य पुत्री रजिया को ही सुल्तान का पद देना चाहता था, या वो चाहता था, उसकी इच्छा थी कि उसके बाद रजिया ही उसकी गद्दी पर बैठे, ताकि गद्दी के लिए अनावश्यक लड़ाई झगड़े या संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं हो। इसलिए इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। थैंक यू।